98% लोग यकीन नहीं करेंगे, बट इन्वेस्टिंग के थ्रू 1 लाख को 8 करोड़ तक ले जाना पॉसिबल है। जिन्हें नहीं पता, HDFC बैंक के स्टॉक ने एग्जैक्टली यही किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। 25 सालों में उन्हें 1 लाख को 8 करोड़ तक लेकर के गए हैं। अब अगर ऐसे ही कुछ 5-6 स्टॉक्स हमें मिल जाए तो 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 40-45 की एज में हमारे पास 8 से 10 करोड़ होंगे और 50-55 की एज में हमारे पास 80 से 90 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस रेडी होगा। जो इस चैनल पे काफी टाइम से हैं, उन्हें पता है कि मेरी HDFC बैंक में 4.5 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है और मैं अब उसमें धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करने वाला हूँ। अब अगर आज कोई सोचे कि मैं HDFC बैंक में इन्वेस्ट करके मेरे पैसे को 9 या 10 गुना बढ़ा दूंगा, तो वो बिल्कुल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि HDFC बैंक 13.5 लाख करोड़ की कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी को मेगा कैप बोलते हैं और आपको भी पता है कि जब हाथी चलता है तो वो धीरे धीरे ही चलता है। इसका मतलब है HDFC बैंक जैसी बड़ी कंपनी इतनी मैसिव ग्रोथ नहीं दे सकती। बट अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिनमें क्वालिटी तो बिल्कुल HDFC बैंक वाली है, पर आज उनकी वैल्यू काफी कम है, जो अगले आने वाले 5, 10 या 15 सालों में बहुत रैपिडली ग्रो करने वाले हैं और पैसे को भी मल्टीपल टाइम्स कंपाउंड करने वाले हैं। बहुत मेहनत करने के बाद हमें एग्जैक्टली एक ऐसा ही स्टॉक मिला है और हमने उस स्टॉक में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और इस महीने के एंड तक हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस साल के एंड तक हमारा उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट प्लान है अराउंड 3 लाख रुपीज। हर एक पॉइंट पे जब भी हम स्टॉक में अपना स्टेक इंक्रीज करेंगे तो उसकी अपडेट हम इस चैनल पे देते रहेंगे। देखो, ये तुम्हें भी पता है कि अगले 10 से 20 साल इंडिया के ही हैं। इनफैक्ट USA, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, वो खुद तक ये बात मानती है कि अगले 20 साल तक इंडिया रैपिडली ग्रो करने वाला है। अब ऐसे में जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो उसका कोई भी सेक्टर देख लो, ऑटो सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, इनमें से कोई सा भी सेक्टर जब भी बूम करता है तो इनके पीछे एक दूसरा सेक्टर है जो हमेशा साथ में ग्रो करता है। इनफैक्ट इस सेक्टर की ग्रोथ के बिना कंट्री की ग्रोथ कर पाना इम्पॉसिबल है। तुम समझ ही गए होगे कि मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप HDFC बैंक का एग्जांपल ले तो HDFC बैंक को इतना बड़ा द ग्रेट HDFC बैंक किन लोगों ने बनाया? ऐसे में 2 लोगों का नाम हमेशा सबसे आगे आता है, दीपक पारेख और आदित्य पुरी। ये दोनों HDFC के वो बैंकर्स हैं जिन्होंने HDFC को 0 से लेकर के आज 13.5 लाख करोड़ की कंपनी तक पहुंचाया है। अब इन दोनों इंडस्ट्री लीडर्स के अंडर अगर किसी इंसान ने ट्रेनिंग ली है, इनके साथ उन्होंने HDFC बैंक में काम करना स्टार्ट किया है और आज की डेट में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक नया छोटा सा बैंक बनाऊंगा ताकि मैं इंडिया की ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करूं और साथ ही साथ मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएट करके जाऊं। तो उस इंसान का नाम है असीम ध्रुव। उन्होंने नया बैंक बनाया है SBFC बैंक और उन्होंने हर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंसिस्टेंटली 30% की ग्रोथ हमें रजिस्टर करके दिखाई है। आप सभी को पता होगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एक लीडर की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। IDFC फर्स्ट बैंक को इतनी हाई ग्रोथ पोजीशन पे ले जाने के लिए सिर्फ एक आदमी रिस्पॉन्सिबल था, V वैद्यनाथन। उसी तरीके से असीम ध्रुव ने भी HDFC बैंक के लिए 0 प्राइस पॉइंट से स्टार्ट किया था कंज्यूमर बैंकिंग और MSME बैंकिंग और उन्होंने HDFC बैंक में रहते हुए उसे रैपिडली ग्रो किया। तो उन्हें बहुत अच्छे से आइडिया है कि 0 से लेकर के लाखों करोड़ों रुपए की कंपनी कैसे बनाई जाती है और उसको लगातार कैसे ग्रो किया जाता है। अगर आप SBFC बैंक के फंडामेंटल्स भी एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो अपनी लोन बुक लेंड करी है उसकी क्वालिटी 99% सिक्योर्ड लोन्स की है। मतलब या तो वो गोल्ड बैक्ड लोन्स है या फिर MSME बैक्ड लोन्स है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में इतने हाई मार्जिन जनरेट कर पाना जेन्युइनली थोड़ा मुश्किल काम है, जो इन्होंने सक्सेसफुली अचीव किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है और इन्होंने कमिटमेंट दी है कि अगले आने वाले 4-5 सालों में ये रिटर्न ऑन इक्विटी को 18% तक लेकर के जाएंगे। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसे पता है कि इस इंडस्ट्री के लिए 18 to 20 का जो PE है वो गोल्डन नंबर है। जैसे ही कोई कंपनी ये नंबर अचीव करती है उसकी वैल्यूएशन स्काई रॉकेट करने लग जाती है। इनफैक्ट अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड उन्होंने इतनी मैसिवली क्वांटिटी में बाइंग करी है और पब्लिक इन्वेस्टर्स में भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इनफैक्ट अगस्त के महीने का ही ये डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें इतने सारे म्यूचुअल फंड्स ने नई पोजीशन बनाई है और पुराने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। इस स्टॉक का 1 साल पहले जब IPO आया था तो मैंने उसको एनालाइज किया था और मैंने मेरे साइड से उसको बाय करने की कोशिश करी थी। अगर आप इनके रेवेन्यू के भी नंबर्स देखोगे या प्रॉफिटेबिलिटी के भी नंबर्स देखोगे तो आपको हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली एक बहुत अच्छा ग्रोथ का पैटर्न दिखेगा। हर एक क्वार्टर में हर एक नंबर, इनकी हर एक मैट्रिक्स ग्रीन कलर में ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैंने इसका एक बहुत डीप फंडामेंटल एनालिसिस भी किया है, बट वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब का एल्गोरिदम या फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उसको प्रमोट
नोट ना करें। इसलिए अगर आप लोग उस रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस स्टॉक के जो मेरे पर्सनल बाइंग लेवल्स हैं आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने जिन प्राइजेस के साथ इनका बैंड्स बनाया हुआ है उन प्राइस रेंज पे मैं स्पेसिफिकली टारगेट करता हूँ मेरी बाइंग। इनका अगर आप बिजनेस भी एनालाइज करोगे तो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, एट द सेम टाइम वो काफी ज्यादा फोकस्ड है। मतलब वो इंडिया के हर एक रीजन में प्रेजेंट है, बट उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन वहां पे ज्यादा कर रखी है जहां पर से उन्हें बिजनेस काफी ज्यादा आता है। थोड़ा सा ऑब्वियस लगता है सुनने में, बट इट इज अ वेरी स्मार्ट मूव फॉर अ कंपनी विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, जिसे रैपिडली ग्रो करना है। इंडिया के उन्हीं स्टेट्स में काम करेगी जिन स्टेट्स में बहुत ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है। अब मैं 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ, दैट्स व्हाई आई नीड यू टू पे कंप्लीट अटेंशन ओवर हियर, क्योंकि काफी कम इन्वेस्टर्स इन चीजों के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट देयर बिजनेस यील्ड का मतलब होता है कि जिस रेट पे ये लोग लगभग लोन दे रहे हैं, तो तुम देखो 17.6%, 17.58%, इस टाइप के मार्जिन ये लोग इसलिए चार्ज कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने टिकट साइज अपना जानबूझ करके छोटा किया है। अगर तुमने ये चीज समझ ली तो तुम्हारा पूरा इस सेक्टर का एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इनका एवरेज टिकट साइज यानी कि एवरेज लोन जो ये लोग देते हैं वो 9 लाख है, और इनका तुमने अभी इंटरेस्ट रेट देखा कि 17.5% के आसपास का है। और अगर तुम लोग टेन्योर के बारे में सोचो तो जो भी इस टाइप की स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग कंपनी होती है ये अगर लंबा टेन्योर रखें, अब 17.2% पे मुझको 13.525 की EMI पड़ रही है। अगर मैं इसी इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो मेरी जो EMI है वो महीने का सिर्फ लगभग 300-400 रुपए से बढ़ी है। तो इस वजह से ये जो स्मॉल बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं ये इतना ज्यादा मार्जिन क्रिएट कर पाती हैं। इनफैक्ट अगर तुम इनका स्प्रेड देखो तो दे हैव अ स्प्रेड ऑफ रफली अराउंड 8.31%, 8.26%। मतलब ये लोग लगभग नेट इंटरेस्ट मार्जिन इतनी ज्यादा कमा पा रहे हैं, और यही रीजन है कि इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा रैपिडली हो रही है। एक और बैंकिंग इंडस्ट्री में ही मैंने दूसरा स्टॉक ढूंढा है जिसमें मैंने खुद अभी अराउंड 1.2 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं, और वो भी मुझे दूसरा HDFC बैंक बनने का पोटेंशियल दिखता हुआ रखता है। ये वाली वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो रही है तो इसलिए हम उस स्टॉक के बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, बट मेक श्योर दैट यू शेयर दिस चैनल, क्योंकि इसमें हम उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें हमारा खुद का पैसा लगा हुआ है। बाकी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो या कुछ स्टॉक को एनालाइज करना है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, वील पिक दैट रिसर्च अप। एंड तब तक के लिए कीप ऑनेस्टली इन्वेस्टिंग।